दोस्तों, पुराने फिल्मों में कैसे किसान कर्ज के तले दबे रहता था और जो गांव में बैठने वाला साहूकार उनके खेतों पर कब्जा कर लेते थे, उनकी फसल पर अपनी मनमानी दाम लगाकर उस पे ब्याज जोड़कर पूरी फसल को हड़प लेते थे और फिर ऊंचे दामों में बाजार में बेच देते थे, जिससे किसान हमेशा गरीब रह जाता था और साहूकार और अमीर हो जाता था। सरकार ने ये पूरा मामला समझा और आजादी के बाद एपीएमसी का गठन हुआ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये एक रेगुलेटेड मार्केट था जहां पर यह कहा गया कि अवैध रूप से गांव का सेठ साहूकार फसल खरीद लेता है किसी भी दाम पर तो ये नहीं होगा और किसान एपीएमसी में जाके अपनी फसल को बेच सकता है। कुछ हद तक किसान लोगों को फायदा भी हुआ और जो लोग उनको लूटे जा रहे थे उसमें भी काफी कमी आई। मैं बात बता रहा हूं 60 के दशक की, मतलब 60s की। फिर देखिए कैसे इसमें भी थोड़ी थोड़ी खामियां आती गई, जैसे कि किसान अपनी फसल बेचने आता था तो वहां पर कुछ लाइसेंस होल्डर कमीशन एजेंट्स होते हैं, इनको ही एपीएमसी लाइसेंस देती है, उसमें भी गुटबाजी चला करती थी। तो अब जब किसान वहां अपनी फसल बेचने जाया करता था तो ये लाइसेंस होल्डर किसान को उचित दाम दिलाने की कोशिश करते थे, जिसमें उनका 2.5% तक कमीशन फिक्स हुआ जाता था। एक तरफ तो ये किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे थे, लेकिन ये जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, जो लाइसेंस होल्डर्स होते थे, ये किसी भी दाम में खरीद लेते थे और कई बार उतना उचित दाम नहीं दिलवा पाते थे किसानों को और बहुत बार कमीशन भी डबल कर देते थे, क्योंकि किसानों के पास एक ही ऑप्शन था कि एपीएमसी में जाके अपनी फसल बेचनी है। फिर इसमें सरकार की तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसमें सरकार ने 22 फसल को शामिल किया, जिसमें गेहूं और चावल जैसे फसलें भी आती हैं। और इसमें सरकार ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत मिनिमम कम से कम इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा किसान को, और इसकी सरकारी घोषणा होने लगी। लेकिन ये सरकारी घोषणा बड़ी प्रतीकात्मक रही, मतलब आपने किसी फसल का मूल्य 1800 रुपए तय कर दिया, सरकार ने तो कह दिया कि इस फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य इसी प्राइस में 1800 रुपए में सरकार खरीदेगी, 1800 रुपए से 1 रुपए नीचे नहीं देगी सर किसान को। लेकिन होता क्या है, सरकार तो लेती ही नहीं और एफसीआई के जरिए वो भंडारण करती है गरीबों में अनाज बांटने के लिए, या फिर किसी राज्य पर जब आपदा आ जाए तब। ज्यादातर हमेशा ये चलता रहा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे हमेशा कम ही पैसा किसानों को ऑफर होता था और वो मजबूरी में इस पर राजी भी हो जाते थे, क्योंकि फसल की रख रखाव भी बहुत जरूरी है और बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। आपको मालूम है, काफी बार अनाज को सही तरीके से ना रखा गया तो वो जल्दी खराब होने लगता है और चूहे वगैरह की भी समस्या आने लगती है, और किसान के पास अक्सर ऐसे बड़े गोदाम नहीं होते जहां पर वो अपनी फसल स्टोर कर पाए। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से आता था उससे भी कम दाम में किसानों को बेचना पड़ जाता है। ये सब भी चलता रहा। खैर, इसमें अलग अलग राज्यों ने अपने अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान है वो अपनी फसल मैक्सिमम मूल्य पर बेच पाते हैं, जो सरकार डिसाइड करती है। ओवरऑल बात करें तो ये देश का सिर्फ 6% किसान है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच पा रहा है। तो यहां देखिए 94% किसानों को फायदा मिल ही नहीं रहा। अब सरकार एक फ्री मार्केट लाना चाहती है। अब जो विरोध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगा, वहां पे जो लाके सामान बेचते थे, वहां के ब्रोकरेज लेते थे वो खत्म हो जाएंगे, वहां पे जो टैक्स दिया जाता था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब फायदा किसान को ये है कि एपीएमसी के होने के बावजूद किसान अपनी फसल कहीं और पे भी बेच सकता है और उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब यहाँ पर किसानों की समस्या शुरू होती है। स्पेशली हम बात करें कि हरियाणा और पंजाब की, क्योंकि अभी तक तो इनको एमएसपी मिल रहा था और बाकी के हिस्सों में एमएसपी का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा था। फ्री मार्केट आने के बाद बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और वो डायरेक्ट किसानों से उनका फसल ले सकती हैं। एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई कंपनी चिप्स बना रही है और उसको आलू खरीदना होगा और वो चाहेगी कि वो एपीएमसी के बाहर से खरीदें, उससे उसे टैक्स नहीं भरना होगा। अब लोग बोल रहे हैं कि इसमें मनमानी चलेगी, कॉर्पोरेट्स आके जो दाम देंगे वही किसान को लेना पड़ेगा। लेकिन बात ये भी आती है कि अब किसान जो दाम चाहेगा वही किसान को मिलेगा। एमएसपी अभी तक सिंबॉलिक नहीं है, किसी पे कोई प्रेशर या दबाव नहीं होता कि एमएसपी पे ही खरीदें,
लेकिन बात करें तो इसके अंदर किसान से ज्यादा तो पॉलिटिशियंस परेशान है, क्योंकि हर साल जमाखोरी के अंदर पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ रहता था। काफी जगह इस बिल की तारीफ हो रही है। महाराष्ट्र के किसान जहां तारीफ कर रहे हैं, वहां ही पंजाब के किसान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हर जगह इसका विरोध हो भी नहीं रहा। कुल मिलाकर इस बिल में एमएसपी को हटाया गया है और मार्केट प्राइस जब ऊपर या नीचे जाएगा तो उस हिसाब से किसान अपने फसल का भाव खुद तय कर सकता है। दूसरा कि अब किसान अपनी फसल ऑनलाइन भी बेच सकता है। खैर ऑनलाइन तो पहले भी बेची जा रही थी, इसमें कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। एक चीज अच्छी है कि बिल में किसान की फसल के पैसे 3 दिन में मिल जाया करेंगे, और अगर यदि कोई किसान को टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। अभी एक और चीज इस बिल में अच्छी है कि अगर आप अपनी खेती गुजरात में कर रहे हैं, अगर आपको उचित भाव गुजरात में नहीं मिल रहा, आपको आपकी फसल का भाव हरियाणा या राजस्थान में ज्यादा मिल रहा है, तो आप वहां पे भी अपनी फसल बेच सकते हैं। तो इस चीज की आपको आजादी मिल गई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ये एक तरह का अटैक है गवर्नमेंट का उन लोगों के ऊपर जो टैक्स बचाते थे, टैक्स की चोरी करते थे और अपने आप को फर्जी किसान बताकर वो लोग बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचने देते थे। आपको एक और बात बता दें कि अगर कोई आपसे कहे कि किसानों की आय लाखों में होती है तो आप मुझ पर हंसेंगे, मगर इस पर गौर करने की जरूरत है कि कुछ वर्ष पहले एक पूर्व रेवेन्यू अधिकारी श्री विजय शर्मा को एक आरटीआई जवाब में आयकर विभाग ने कुछ सूचना दी थी। ये सारी जानकारी आप गूगल कर सकते हैं। द हिंदू में ये आर्टिकल पोस्ट हुआ था 2016 को, 19 मार्च को। इसके अनुसार वर्ष 2005 में केवल एक किसान ने अपनी कृषि आय 1,20,000 रुपए सालाना की रिटर्न फाइल करी थी। वर्ष 2006 में किसानों की संख्या हो गई 85 और कुल कृषि आय दिखाई गई 1,62,00,000 रुपए। वर्ष 2007 में किसान हो गए 78,794, मतलब लगभग 80,000, जिनकी औसत कृषि आय थी 2,90,000 रुपए। तो कुल आय का मिलाकर हो गया 2,285 करोड़ रुपए। 2008 में ये किसान बढ़कर हो गए 2,05,671 और अपनी एवरेज इनकम इन लोगों ने दिखाई 8,20,000 रुपए। तो टोटल इनकम मिला के हो गया 16,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। साल 2009 में ये टोटल किसान बढ़ के हो गए 2,45,000 से भी ज्यादा। इन लोगों ने अपनी एवरेज इनकम दिखाई 6,70,000 रुपए। तो टोटल इनकम हो गई 16,464 करोड़ रुपए। 2010 में जबरदस्त उछाल आया और किसान हमारे देश के बढ़ के हो गए 4,25,085। साल 2011 में गजब ढाने का ये सिलसिला चलता रहा और आगे बढ़ा और हमारे देश के कुल किसान हो गए 6,56,944। वर्ष 2012 में ये किसान हो गए 8,12,426। वर्ष 2013 में ये किसान जरूर बढ़े और इन लोगों की एवरेज इनकम भी बढ़ी और हमारे देश में ऐसे ही सारे बिजनेसमैन और टैक्स चोरी करने वाले लोग अपनी इनकम को किसानी इनकम में दिखाकर उसका फायदा उठाते रहे। क्योंकि अगर आप किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो इस हिसाब से वो लोग छुपाए जा रहे हैं अपनी इनकम। सो एक तरह से देखा जाए तो ये जो बिल आया है ये एक तरह से डिमोनेटाइजेशन हो गया है उन सभी के ऊपर भी जो अपना चोरी का टैक्स बचाकर नकली इनकम दिखाते थे अपनी किसानी के उसमें। इसका मतलब ये भी निकलता है कि अभी ऐसे फर्जी किसान पर भी मोदी जी की नजर टेढ़ी है और अगर आप इनकी टोटल इनकम देखें तो शायद किसी देश की जीडीपी को भी पार कर सकती है ये इनकम। और ये कैसे हुआ कि यूपीए 1 और 2 में एक महीने की 10,000 की इनकम घोषित करने वाला एक किसान से उनकी संख्या 2013 तक 9 लाख को पार कर गई और इनकम भी लाखों करोड़ों में हो गई। दरअसल यही कारण है जिसकी वजह से कृषि सुधार विधेयक को एक बहुत बड़ा हमला कह सकते हैं टैक्स चोरी करने वालों पर, जिसकी वजह से नेताओं के सीने पर सांप लौट रहे हैं। आई होप मेरे इस वीडियो के जरिए आप लोगों को किसान की परेशानी समझ आई होगी और किसान की परेशानी हमें जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि हम दिन भर कुछ करें या ना करें 2 समय खाना तो खाते हैं। अगर हमारा किसान परेशान होगा तो हम कैसे सुखी रहेंगे? आपकी क्या राय है आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करिए, हर एक किसान तक पहुंचाइए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं द बजर पोस्ट। अगर आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया तो हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।